This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम और माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 5 का जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 9 में एक लेक्चर पढ़ने लगे हैं, जिसको हम लेक्चर 3 है हमारा तीसरा लेक्चर। चैप्टर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट्स, और उसमें लेक्चर नंबर 3 ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में, कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और उनकी फंक्शनिंग के हवाले से कुछ चीज़ें। तो सैटेलाइट के बारे में तो साबका लेक्चर्स में, साबका जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें ये बात बताई जा चुकी है कि सैटेलाइट्स क्या हैं। चले मैं आपकी आसानी के लिए, मैं अपने प्यारे तलबा की आसानी के लिए एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। टीचर हज़रात, आपको तो इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि सैटेलाइट्स क्या हैं। तो कोई भी सोलिस्टियल ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि किसी दूसरे स्पेस में किसी मौजूद है और किसी दूसरे प्लैनेट या स्टार के गिर्द मूव कर रहा है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे हैवी बॉडीज़ में, वेरी हैवी बॉडीज़ के गिर्द मूव कर रहा हो ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। एक ऑब्जेक्ट है, लाइक ज़मीन एक ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी ग्रेविटी है। इस ग्रेविटी की वजह से कुछ छोटे ऑब्जेक्ट जो है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, इसके गिर्द मूव करना शुरू कर दें, वो ज़मीन की सैटेलाइट्स होंगी ज़मीन के लिए। अब कुछ सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी स्पेस में मौजूद हैं, जिस तरह से मून। तो मून ऑलरेडी स्पेस के अंदर मौजूद है, तो ये है हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट। इन नेचुरल सैटेलाइट के अलावा हम इंसान, हमारे जो मायनाज साइंसदान हैं, वो कुछ पाकिस्तान से, कुछ दूसरे ममालिक से जिन्होंने कोशिश की, हमें उन सब पे नाज है, सारे माए नाज हैं। और हमारे बच्चे ख़ास तौर पे जो कि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो कल को बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, पढ़ लिख के अपना नाम जो है वो रोशन करेंगे, अपने वालिदैन का, असातिज़ा का नाम। वो तमाम साइंटिस्ट जो हैं वो मिल के कुछ ऐसी मशीन्स बनाते हैं जो कि ज़मीन से रॉकेट्स के ज़रिए स्पेस में भेजी जाती हैं। स्पेस में जाके फिर वही जो मशीन्स हैं, जिनको हम स्पेस शिप कहते हैं, वो ज़मीन के गिर्द मूव करना शुरू कर देती हैं, ज़मीन के गिर्द राउंड चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से। उन बड़ी-बड़ी मशीनों को हम कहते हैं स्पेस शिप्स, और वो स्पेस शिप जो कि ज़मीन से भेजी जाती हैं और ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट्स हैं जो नेचुरली मौजूद हैं, नेचुरली अल्लाह ताला ने बनाई हैं, अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से स्पेस में वो मूव कर रही हैं हमारी ज़मीन के गिर्द, वो हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की तारीफ़ मैं छोटी सी आपको बता दूं, द स्पेस शिप विच आर मेड बाई ह्यूमन टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन आप बड़ी वाज़ेह तौर पे अपनी बुक के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो ये हमारी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ज़मीन से इंसान बना के भेजते हैं स्पेस के अंदर, इंसान बना के भेजते हैं मुख्तलिफ़ तजर्बात की गरज से, मुख्तलिफ़ जो हैं वो रिसर्च की गरज से। मकसद ये होता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाए, स्पेस को एक्सप्लोर किया जाए, और कुछ नए तजर्बात जो कि हमने ग्रेविटी फ्री सिचुएशन में करने होते हैं, या अगर हम यूँ कहें कि ज़ीरो ग्रेविटी पे जो काम करने होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी मौजूद है। तो फिर जो हमारे होनहार साइंसदान वहाँ पे जाके, स्पेस में जाके उन कामों को करते हैं, वहाँ पे स्पेस शिप मौजूद होती हैं, जिनको हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी-बड़ी लेबॉर्ट्रीज़। इवन कि हमने आईएसएस के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसी चैप्टर के स्टार्ट में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो इतना बड़ा है जितना एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड हो। उसके अंदर तकरीबन 250 के करीब साइंटिस्ट जो हैं
उसको विज़िट कर चुके हैं। वहाँ पे उनके कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, अपना जो है वो उन पे तजर्बात करते हैं मुख्तलिफ़ इक़साम के, और फिर उसका डाटा जो है वो ज़मीन के ऊपर लेके आते हैं। उसके ज़रिए जो है वो स्पेस में देखते हैं, स्पेस में होने वाले मुख्तलिफ़ मराहल के बारे में देखते हैं, चाँद को मुशाहिदा करते हैं, सूरज का मुशाहिदा करते हैं और दूर से आने वाली रोशनियों का मुशाहिदा करते हैं। तो ये हमारे जो आर्टिफ़िशियल सैटेलाइट्स हैं, हम देख रहे हैं कि दीज़ आर द स्पेसशिप विच आर मेड बाय द ह्यूमन टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इंसानों ने बनाई हैं किस लिए? कि वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाएँ और ज़मीन से बाहर और ज़मीन के ऊपर होने वाली मालूमात को भेजें, हम तक पहुँचाएँ। स्पेस शिप्स को स्पेस में भेजा कैसे जाता है? तो प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा, टीचर्स भी इस बारे में जानते होंगे कि रॉकेट लॉन्चर के साथ रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, उसके साथ स्पेसशिप को अटैच कर दिया जाता है। स्पेस में अगर हमने एक स्पेसशिप को भेजना है तो एक रॉकेट के साथ उसको स्पेसशिप को अटैच करके स्पेस में भेज दिया जाता है, और फिर एक स्पीड जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, यहाँ पे उसका नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक राइट स्पीड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये राइट स्पीड जो है इसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के साथ जब उस रॉकेट को मूव कराया जाता है तो ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर से, ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर चली जाती है और एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर जाके ये स्पेसशिप और रॉकेट जो हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। The higher the satellite, the slower is its speed and longer its time required to complete its one orbit. तो ये जितनी ज़्यादा हम दूर भेजते हैं सैटेलाइट्स को, ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने में टाइम भी उसको उतना ही ज़्यादा लगता है, और इसी तरह से अपने ऑर्बिट के अंदर भी ये उतनी ही देर से जो है वो चक्कर मुकम्मल करती है। हमने बहुत सारी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है, तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। डू यू नो में लिखा है कि हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट टू द स्पेस, वी कैन सी मोर ऑफ देम लाइक मूविंग स्टार्स इन द क्लियर स्काई। तो ये डू यू नो में लिखा हुआ है कि आप हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स मौजूद हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए तमाम टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि सितारों की एक ट्रेन जा रही है, सितारों की एक ट्रेन मूव करती हुई जा रही है, और उसकी मूवमेंट जो है ना वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ होती है। टाइम होता है शाम, मगरिब से इशा के दरमियान। हमें ऐसे लगता है जैसे 30-35 जो हैं वो सितारे इकट्ठे ही लाइन बना के चलते हुए जा रहे हैं। ये जिस बच्चे ने ऑब्ज़र्व किया, मैंने भी आसमान पे देखा, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने देखा भी हो। वो कुछ बच्चों ने नहीं देखा, वो भी आने वाले दिनों में देख लेंगे। तो मशरिक़ से मगरिब की तरफ एक ट्रेन मूव कर रही है सितारों की। हमें लगता है जैसे वो सितारे हैं, लेकिन वो दरअसल स्पेसशिप हैं, वो सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफ़िशियल सैटेलाइट्स हैं। हमारी एक कंपनी है अमेरिका की एक कंपनी, उसने वो तमाम सैटेलाइट्स बनाई हैं हमें 5G टेक्नोलॉजी देने के लिए, या बाकी मुख्तलिफ़ तरह की और ज़मीन के ऊपर रिसर्च के लिए। तो स्पेसएक्स उसका नाम है, कंपनी का नाम है स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स कंपनी की वो सैटेलाइट्स हैं जो कि आप एक सितारों के ट्रेन की शक्ल में जाते हुए देखते हैं, और वो सितारों की ट्रेन आपको मगरिब से इशा के दरमियान जो है वो नज़र आएगी। अच्छा बच्चों, कोशिश कीजिएगा कि बाकी बच्चे भी देखें। तो मुझे याद आई ये डू यू नो के साथ मैंने आपको बताया कि हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान की भी सैटेलाइट्स हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहले बदर 1 भेजी, फिर बदर 2 भेजी, और अब तक जो है वो 5 सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में भेजी जा चुकी हैं, जिनके नाम भी आप ढूँढ सकते हैं। तो ये हमारे दफ़ाई सिस्टम के लिए, हमारी मोटरवे की मॉनिटरिंग के लिए, ये चाइना की मदद से अभी 2018 में भी एक सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान ने स्पेस में भेजी थी। तो इस तरह की सैकड़ों के हिसाब से बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में मौजूद हैं, जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी साथ में एक दे दी है कि a satellite carrying the Hubble Space Radio Telescope uses the radio signals for space exploration and send information to us। तो ये तस्वीर में जो आपको हबल टेलीस्कोप नज़र आ रही है, ये एक टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में पड़ी हुई है,
आम तौर पे ऐसे होता है कि हम टेलीस्कोप को ज़मीन के ऊपर देखते हैं, तो ये टेलीस्कोप ज़मीन के ऊपर नहीं पड़ी हुई, ये टेलीस्कोप स्पेस में पड़ी हुई है। तो स्पेस में ये टेलीस्कोप जो है वो मौजूद है, और ये इससे जो रेडियो सिग्नल्स आते हैं ज़मीन के ऊपर, जो स्टेशंस बने हुए हैं, बड़े बड़े डिश एंटीनास लगे होते हैं, उनके साथ उन सिग्नल्स को ये रिसीव करती है। तो ये टेलीस्कोप का काम होता है कि दूर की चीज़ों को देखना। तो ये दूर दराज जो मुख्तलिफ तरह के सितारे हैं, जो सैयारे हैं, जो गैलेक्सीज़ हैं, जो प्लैनेट्स हैं, या जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनको ये हमारी हबल टेलीस्कोप जो है, ये भी अमेरिका का जो इदारा नासा के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये नासा ने स्पेस में भेजी थी, और ये अब स्पेस में अपना काम कर रही है। जी, अब हमारे पास एक टॉपिक है छोटा-सा, जो बल्कि ज़रूरी टॉपिक ये है, द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इम्पोर्टेंस देखते हैं हम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की क्या इम्पोर्टेंस है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की अहमियत हमें क्या अहमियत है, हम क्यों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में भेजते हैं। ज़ाहिर है कि इसके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपीस लग जाते हैं। एक सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजते हैं, फिर उसके साथ जो साइंटिस्ट भी जाते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स तो ऐसी हैं जिसमें साइंटिस्ट नहीं होते, वहाँ से सिर्फ सिग्नल आ रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारी सैटेलाइट्स के साथ जो है वो एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट जो हैं, प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ साइंसदान जो हैं जो स्पेस में जाते हैं, उन्होंने वाइट कलर का जो है वो सूट पहना होता है, हेलमेट पहना होता है सर पे, फिर वो स्पेस में जाते हैं, वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो बहुत बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए आपने बड़े साइंटिस्ट बनना है। तो ये देखिए कि हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजते हैं, उसके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपीस लगते हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं पैसे? उसका फ़ायदा हमें क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं कि हम जो है जब सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजते हैं, तो उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ज़रिए हम रेडियो, टेलीविज़न ट्रांसमिशंस जो हैं वो देख सकते हैं। तो देखिए कि टेलीविज़न की बहुत सारी ट्रांसमिशन, केबल के ऊपर आपके बहुत सारे चैनल्स आ रहे होते हैं, और जब से ही वो चैनल के ऊपर न्यूज़ स्टार्ट हो या स्टार्ट हो, तो आपको एक सैटेलाइट भी घूमती हुई नज़र आती है। एक्चुअली हर चैनल जो है, न्यूज़ चैनल, जिस तरह पाकिस्तान का एक नेशनल न्यूज़ चैनल है पीटीवी, इस तरह के बाकी प्राइवेट भी बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सभी अच्छे हैं। तो बाकी जो न्यूज़ चैनल हैं, या हमारा जो चैनल पीटीवी है, ये तमाम चैनल जो हैं वो सैटेलाइट के साथ अटैच हैं। सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं, और वो फिर उनकी टेलीविज़न की ट्रांसमिशन जो है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद देखें कि रेडियो सिग्नल्स आते हैं, इंटरनेट के सिग्नल्स आते हैं, हमारी कॉल्स जो इनके साथ जो हैं वो चलती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के साथ। हम वेदर कंडीशंस को देख सकते हैं, हम अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को देख सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं, या हमने कहीं जाना है तो उसको हम उस पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखें कि वेदर कंडीशंस, हम बारिश जो है वो 3 दिन बाद आने वाली है, हमें आज ही पता चल जाएगा। फ्लड्स आने वाले हैं, उसका हमें पहले पता चल जाता है। इसी तरह से फॉरेस्ट फायर के बारे में और नेचर डिज़ास्टर बहुत सारे जो है वो कवर किए जा सकते हैं। अब हम बारी-बारी देखते हैं कि वो कैसे हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनको कवर करती हैं, किस तरह से जब वो हमें हेल्प करती हैं। तो यूजेस ऑफ वेरियस सैटेलाइट, ये हमारा टॉपिक किताब के अंदर मौजूद है, बुक के अंदर हमारी। सबसे पहले लिखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है ये तकरीबन 36,000 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये करती क्या हैं, ये ज़मीन के गिर्द उतनी ही देर में एक चक्कर लगाती हैं जितनी देर में ज़मीन अपना महवर मुकम्मल करती है। तो ये डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर हमारी ज़मीन में, जो ख़त इस्तिवा उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, तो बिल्कुल ये इक्वेटर के ऊपर जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही होती है सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट्स 36,000 किलोमीटर ज़मीन से दूर रह के ज़मीन के ऊपर होने वाले मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्रांसमिट करती है, सिग्नल्स को ज़मीन के ऊपर भेजती है। इनमें देखें कि कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, हमारे फ़ोन के लिए, आप घर बैठे हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद हैं,
आप कॉल करना चाहते हैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ जो कि उस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया में उम्रा की अदायगी के लिए या हज की अदायगी के लिए गया है, या किसी का कोई रिलेटिव जो है वो कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या किसी यूरोपीय मुल्क में मौजूद है, उसके साथ बात करना चाहते हैं। जैसे ही हम कॉल बनाते हैं, इधर से हम बात करते हैं, सेकंड्स में उन तक आवाज़ पहुंच जाती है और सेकंड्स में उनकी आवाज़ हम तक भी पहुंच जाती है। देखिए, अगर हम जहाज़ के ऊपर भी जाना चाहें तो हमें ऑस्ट्रेलिया में जाते हुए 7-8 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि सुबह को जहाज़ उड़ेगा तो शाम को जाके कहीं पहुंचेगा, अगर डायरेक्ट भी जाए तो। अदरवाइज़ दरमियान में वो स्टे करते हैं। अगर हम अमेरिका जाते हैं तो 20-22 घंटे, यहाँ से यूरोप जाएंगे, यूरोप से फिर अमेरिका जाएंगे। लेकिन अगर कोई वहाँ पे बैठा है, हम उससे बात करना चाहते हैं, तो 1 सेकंड में हमारी आवाज़ वहाँ पे, 1 सेकंड में उनकी आवाज़ हम तक पहुँच जाती है। कैसे मुमकिन है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो ये कम्युनिकेशन में हमारे फ़ोन की टेक्नोलॉजी को जो है ये कवर कर रही हैं, टेलीविज़न की ट्रांसमिशन सिग्नल्स को कवर कर रही हैं, हज और उम्रा की अदायगी हो रही होती है, जो मनासिक हज जो है वो अदा कर रहे होते हैं हुज्जाज कराम, वो फ़ौरन हम अपने टेलीविज़न के ऊपर जो है वो उसी वक्त देख रहे होते हैं। तो ये सैटेलाइट्स के ज़रिए ही मुमकिन है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है कि द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 1470 किलोमीटर्स पर आवर ओवर द इक्वेटर। ठीक है, तो ये इक्वेटर के ऊपर जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि हमारी अर्थ जो है वो अपने इक्वेटर के गिर्द जो मूव कर रही है, इक्वेटर के ऊपर मूव कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द, ये स्पीड जो है वो 1470 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को अच्छी लगी होगी, आपने जो है वो इसको नोट भी कर लिया होगा, किताब के अंदर मौजूद है, किताब से हम देख सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि फॉर योर इंफॉर्मेशन, for a satellite to stay in a particular orbit, it must be traveling at the specific speed. The lower the height, the faster it's moving. तो ज़मीन के जितना ज़्यादा करीब होगी उसकी स्पीड जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो में लिखा हुआ है कि 3 सैटेलाइट्स हैं तस्वीर में बनी हुई। द होल अर्थ कैन बी कवर्ड बाई जस्ट 3 geostationary satellites for a global transmission of the radio and TV programs. वैसे तो हर मुल्क की अपनी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं और सैकड़ों के हिसाब से हैं, लेकिन अगर सिर्फ 3 सैटेलाइट स्पेस के अंदर मौजूद हों तो वो सारी की सारी ज़मीन को कवर कर सकती हैं, उसकी ट्रांसमिशंस को कवर कर सकती हैं। तो ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि 3 सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो कि हमारी अर्थ के हर पार्ट में सिग्नल्स भेजने की सलाहियत रखती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेदर्स इंफॉर्मेशंस। तो वेदर इंफॉर्मेशन ये भी हमारी सैटेलाइट्स जो पोलर ऑर्बिट्स के ऊपर सैटेलाइट्स मूव कर रही होती हैं, ख़ास तौर पे वो पोल्स ऑफ अर्थ के ऊपर पोलर सैटेलाइट्स भी उनको कहते हैं, हमारी वेदर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हमारे तक पहुंचाती हैं। देखें, हम अपने मोबाइल को ऑन करते हैं और उससे सर्च करते हैं कि आने वाले हफ्ते में मौसमी सूरत हाल कैसी रहेगी, तो हमें बता दिया जाता है कि आने वाले हफ्ते में बारिश हो सकती है, आने वाले हफ्ते में आंधी या तूफ़ान भी आ सकता है। आपने अगर फ़र्ज़ करें सोचा है कि आपने कहीं सैर करने जाना है तो उसको आप तर्क कर दें। आपने अगर मरी या पाकिस्तान के सेहत अफ़ज़ा मकामात में सैर करने जाना है तो आप पहले वहाँ का मौसमी सूरत हाल देख लेते हैं, फिर उन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आप सफ़र करते हैं। अगर तो मौसम की सूरत हाल ठीक हो आप चले जाते हैं, अगर वहाँ पे सूरत हाल अच्छी ना हो तो आप रुक जाते हैं, कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं। इस तरह समुंदरों में काम करने वाले जो मछेरे हैं, जो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं गहरे समुंदर के अंदर, गहरे समुंदर में अगर तूफ़ान आ जाए तो उनकी जान को ख़तरा बन जाता है। तो अपनी जान सबको अज़ीज़ होती है, इसलिए इन वेदर सैटेलाइट के ज़रिए वो देख लेते हैं कि समुद्र में तूफ़ान क्या आने वाले 3-4 दिनों में आएगा या नहीं आएगा। तो वो सैटेलाइट्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन मिलती है। हम अपने मोबाइल पे इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल करके हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो ख़रीद लेते हैं, या हम जो पैकेज करते हैं उसके ज़रिए हम उनको पे करते हैं और वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं।
तो जो भी इंफॉर्मेशंस हमें ये मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इंफॉर्मेशन वेदर के बारे में अगर हम लेना चाह रहे हैं तो ये हम देखते हैं कि बहुत सारी वेदर कंडीशंस जो हैं ये हम पोलर सैटेलाइट के ज़रिए हम जो है वो नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन पर्पसेस के लिए, नेविगेशन इस चीज़ को सर्च करना है तो वो उसको हम कहते हैं नेविगेशन सिस्टम। तो ये पोलर सैटेलाइट्स हमें वेदर डिटेक्शन के लिए में मदद करती हैं। उसके बाद देखें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कुछ ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए जो है वो स्पेस के अंदर मौजूद हैं, हमारी कम्युनिकेशन में फैसिलिटेशन के लिए मौजूद हैं। इन सैटेलाइट्स को हम कह रहे हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। काम इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का क्या है? दीज सैटेलाइट्स हेल्प टू ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। There are about 200 अर्थ-बेस्ड स्टेशन फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। देखिए हमारी ज़मीन के ऊपर बहुत सारे स्टेशंस हैं जो डायग्राम में आपको छोटे-छोटे डॉट्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आती है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो ये स्टेशन जो है ज़मीन के ऊपर मौजूद, ये स्टेशन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। जमा करने के बाद इन इंफॉर्मेशंस को आगे यूज़र्स तक भेज दिया जाता है। देखिए आपके पास मोबाइल है, आपने मोबाइल में 1000 का, 1500 का, 2000 का कोई भी एक पैकेज किया। वो जो पैकेज है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा? वो 2000 किसको मिलेंगे? वो 2000 जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम जो है एक पूरी चेन बनी हुई है, मतलब 2000 के करीब 200 के करीब हमें बताया गया है कि ज़मीन के ऊपर स्टेशंस हैं जो कि सैटेलाइट से सिग्नल लेते हैं या सैटेलाइट को सिग्नल भेजते हैं। आपने पाकिस्तान में बैठ के बात करनी है और जिससे बात करनी है वो अमेरिका में है। अगर हम ज़मीन के नक्शे पे देखें वो तो ज़मीन के बिल्कुल अपोज़िट साइड पे है। ज़मीन के बिल्कुल अपोज़िट साइड पे, मतलब कि हम जिस साइड पे हैं उसके बिल्कुल अपोज़िट साइड पे वो अमेरिका में बैठा है। तो हमारे तो रेडियो सिग्नल्स उस तक नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। तो फिर क्या किया जाता है? इन सिग्नल्स को पहले भेजा जाता है सैटेलाइट के पास, जो तकरीबन 200 के करीब जो है वो स्टेशंस हैं ज़मीन के ऊपर ट्रांसमिशन के। वो पहले इन सिग्नल्स को भेजते हैं स्पेस के पास। स्पेस उन सिग्नल्स को वापस भेजते हैं इन स्टेशन के पास या उस स्टेशन के पास जिस स्टेशन के ऊपर हमने बात करनी है। तो हमारे जो है वो फ़ोन कॉल्स जो हैं, जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ तरह के व्हाट्सएप या मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो ऐप्स यूज़ करके जो है वो बात कर लेते हैं, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के ज़रिए ही मुमकिन है। सिग्नल्स ऑफ रेडियो, रेडियो का यूज़ जो है वो आम आवाम तो बहुत कम करते हैं, लेकिन अफ़वाज, पाकिस्तान की अफ़वाज भी और बाकी अफ़वाज भी रेडियो सिग्नल्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे ये मोबाइल के सिग्नल्स नहीं होते। यानी कि आप बच्चों को भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि ऐसी जगह रेगिस्तान या दूर दराज के पहाड़, तो वहाँ पे हमारी मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते और इन सिग्नल्स के ना आने की वजह से कम्युनिकेशन का मसला होता है। तो वहाँ पे रेडियो का यूज़ किया जाता है, रेडियो के सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है। रेडियो के सिग्नल्स जो हैं उसके ज़रिए जो फ़ौज पाकिस्तान है वो भी और बाकी मुल्कों की फ़ौजें भी अपने जो नुमाइंदगान, उनकी जो फ़ौज हैं, उनके जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तानों में अपनी फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन तक पैगाम रसाई के लिए इन रेडियो सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है। टेलीविज़न के सिग्नल्स तो हमारे घरों में भी आते हैं। हम जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जो है चैनल्स को देखते हैं और उन चैनल्स के ऊपर हमें जो है वो कहीं स्पोर्ट्स का चैनल है, कहीं न्यूज़ का चैनल है। तो ये सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो ज़मीनी स्टेशंस को सिग्नल्स भेजते हैं और फिर उन सिग्नल्स को हम डायरेक्टली अपने जो है वो डिवाइस के साथ उसको डिस्प्ले कर लेते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास एलसीडी है, तो जो भी डिवाइस हमारे पास मौजूद है उन सिग्नल्स को डिकोड करके वो फिर उस फॉर्म में हमें जो है वो दिखाती है। आगे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि डू यू नो द स्टडी ऑफ अर्थ फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज़ नोन एज रिमोट सेंसिंग। तो ये रिमोट सेंसिंग जो है ना, इसकी डेफिनेशन प्यारे बच्चों आपने याद कर लेनी है।
ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग हम कहते हैं जब हम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स जो है ना, हमारी जो सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर मौजूद हैं, उससे हम ज़मीन का सर्वे जो कर रहे हैं ना, इसको हम रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, द स्टडी ऑफ अर्थ। रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग है कि हम ज़मीन को स्टडी करें, कैसे? उन सैटेलाइट के ज़रिए जो कि स्पेस में मौजूद हैं। उसके बाद है पॉइंट टू पॉन्डर, यानी कि गौर करने का। आप एक पॉइंट ये है कि मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, वाई इज़ नॉट यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन। देखिए, हमारे पास मून भी तो है ना, हम यहाँ से क्यों सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं और वो जाके जो है वो चाँद हमें सिग्नल्स भेज रही हैं। हम मून को ही एज़ अ टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं? बाकी कोई और नेचुरल सैटेलाइट के ऊपर जाके हम अपने जो है वो टावर्स या एंटीनास क्यों नहीं लगा लेते कि वहाँ से सिग्नल्स जो हैं वो आ जाएँ? जी, तो ये देखें कि ये एक्चुअली मून की जो ऑर्बिट है ना, मून का जो ऑर्बिट है, वो एक मखसूस एरिया को कवर करता है। जबकि हमारी पूरी ज़मीन को कवर करने के लिए कम से कम 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए। कम से कम 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए, जो कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ एरियाज़ को कवर कर सके। तो अगर हम मून्स के ऊपर हमारे एंटीना चले जाएँ, एंटीना लगा दें, तो वो एक स्पेसिफ़िक एरिया को जो कि मून की साइड पे है, उसी को ही कवर करेंगे, अपोज़िट साइड का वो कवर नहीं कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि मून जो है, अपने भी एक्सिस के गिर्द घूमता है, हमारी अर्थ के गिर्द भी घूम रहा है, तो ये उससे हमारे सिग्नल्स जो हैं वो पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते। हमें इस तरह के 3 मून चाहिए जो कि हमारी पूरी ज़मीन को कवर कर सकें। जी, अब आ गया जीपीएस, ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ है जीपीएस। तो जीपीएस में हम क्या देखते हैं? जीपीएस में हम देखते हैं ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम, नाम से ही कुछ हमें पता चल गया। ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम, देखें, हमारी ग्लोब कहते हैं ज़मीन को। ज़मीन की हमारी जो अर्थ है, इसको हम कह रहे हैं ग्लोब। और पोज़ीशनिंग सिस्टम के इसकी किस पोज़ीशन के ऊपर आज हम मौजूद हैं या कोई भी मौजूद है ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम में। इसमें आम तौर पे जो है वो इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द 24 सैटेलाइट्स एट द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स। 400 किलोमीटर ज़मीन से दूर 24 सैटेलाइट्स का एक मजमूआ है। मुख्तलिफ़ पोज़ीशन के ऊपर सैटेलाइट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। 24 सैटेलाइट, ये हम ये डायग्राम में नीचे देख भी सकते हैं। 400 किलोमीटर दूर ज़मीन से अर्थ इन 6 सेट ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, 6 सेट्स के अंदर इनके ये मूव कर रही हैं। अब ये करती क्या हैं? 4 signals are received at any moment by a receiver of the cell phone from satellites located at different places। देखिए, आप जिस जगह पे भी अभी बैठे हैं ना, वहाँ पे आपकी एक जीपीएस लोकेशन है, ठीक है। आपके कुछ रिलेटिव्स जो हैं किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं और वो कहते हैं कि आपका घर हमें नहीं मिल रहा, आप हमें अपनी लोकेशन भेज दें। आप मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल से ऑन करके किसी भी तरह से डायरेक्ट गूगल मैप से या व्हाट्सएप का जो एक तरीक़ाकार है लोकेशन सेंड करने का, उससे आप अपनी लोकेशन उन्हें सेंड कर देते हैं, तो किसी भी फ़र्द को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपके घर पहुंच जाएंगे। उनको गली में भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस जगह पे आप हैं उसकी लोकेशन आपने उन्हें सेंड कर दी कि मैं इस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ, आप मेरी इस लोकेशन के साथ पे आके मुझे मिल सकते हैं। इसके साथ देखें, एक जीपीएस में एक आपने लाइव लोकेशन का भी सिस्टम देखा होगा, व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है। लाइव लोकेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आप बाज़ार में मौजूद हैं, आपके साथ वाले जो इकट्ठे ख़रीदारी करने गए थे फैमिली मेम्बर्स, वो फैमिली मेम्बर्स किसी और शॉप पे चले गए, उन्होंने पहले कपड़े ख़रीदने थे, आपने पहले जूते ख़रीदने थे, आपने कहा भी हम अपनी लोकेशन ऑन कर लेते हैं, हमें पता रहेगा कि हम किस जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। आप लोकेशन ऑन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी फैमिली मेम्बर इस वक्त आपसे कितने मीटर या कितने फुट के फासले पे मौजूद हैं। आप डायरेक्टली उनके पास जो है वो उनकी लोकेशन देख के जा सकते हैं। अगर वो पहले फ्री हो जाएँ तो वो आपके पास आ जाएँगे। ये बहरहाल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, देखें, एक बात तमाम असातिज़ा के लिए भी और तमाम बच्चों के लिए भी,
कि टेक्नोलॉजी उसके लिए है जिसको इसका इस्तेमाल आता है। टेक्नोलॉजी अगर हम हाथ में 50-60 हज़ार का या 70 हज़ार का मोबाइल लेके फिर रहे हैं, हमें उसका इस्तेमाल नहीं ना आता, तो हमें वो मोबाइल ख़रीदने का कोई हक़ नहीं और कोई फ़ायदा नहीं। हमें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखना है, ठीक है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें आना चाहिए और उसका पॉज़िटिव इस्तेमाल करना, ये भी हमारा जो है वो ज़िम्मेदारी है कि टेक्नोलॉजी का पॉज़िटिव इस्तेमाल करें। तो इसमें जो हमारा जीपीएस है, ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम, इसको इस्तेमाल करके हम जो है वो अगर छोटे लेवल पे बात करें तो हम किसी भी अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्त को अपनी लोकेशन बता सकते हैं कि हम इस वक्त इस लोकेशन पे मौजूद हैं। इसके साथ-साथ जो है वो अर्थक्वेक्स के अंदर या सैलाब की सूरत हाल में भी जीपीएस यूज़ किए जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक दरिया है, सैलाब की वजह से उसका पुल टूट गया, या कोई नहर है, सैलाब की वजह से उसका पुल टूट गया, हमें नहीं पता चल रहा कि पुल कहाँ पे था। तो हम जो है वो महकमा नहर वाले महकमे से कहेंगे कि उस पुल की हमें लोकेशन दें जहाँ पे वो मौजूद था। हम वहाँ पे जाके उस पुल को डिटेक्ट कर सकते हैं, या ऐसी कोई वहाँ पे बस्ती मौजूद है, या अर्थक्वेक आता है जिस तरह से आज से कोई 20 साल पहले भी अर्थक्वेक आया था कश्मीर में, तो पूरी के पूरे पहाड़े ही टूट के नीचे गिर गए थे। तो पहाड़ों के नीचे स्कूल कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, मस्जिद कहाँ पे है, ये पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ऊपर जो है वो पहाड़ आ गया था, मिट्टी ऊपर आ गई थी। अब जीपीएस लोकेशन के ज़रिए जो है वो जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू करने वालों को पता चल जाता था कि इस जगह के ऊपर जो है वो हॉस्पिटल था, हमने यहाँ से मिट्टी साफ़ करेंगे तो नीचे हम बहुत सारे इंसानों की जान बचा सकते हैं। हम इस जगह से जो है वो मिट्टी हटाएँगे तो नीचे से हमें स्कूल मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी लोकेशंस जो हैं, इस तरह से आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसकी लोकेशन भी गवर्नमेंट के पास मौजूद है, और जब भी आपके स्कूल में आना होता है, वो लोकेशन लगा के कोई भी पर्सन जो है, वो ईज़िली आपके स्कूल में आ सकता है। ये लोकेशन शेयर्स की हुई हैं और ये हमारी सहूलत के लिए है, आपकी सहूलत के लिए है। तो देखिए कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना जो है ना, वो हम सबको चाहिए कि हम लें। अब इसमें लिखा हुआ है कि सेल फ़ोन रिसीव द वर्क्स आउट द एक्सैक्ट पोजीशन। तो हम ये डायग्राम के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करें। एक डायग्राम मैंने अपने ये कंटेंट में दी हुई है कि ग्राउंड के ऊपर कुछ स्टेशंस बने हुए हैं, वो सैटेलाइट को कुछ सिग्नल्स भेज रहे हैं। सैटेलाइट वो सिग्नल्स हमारे सेल फ़ोन को भेज रही है। डायरेक्ट हमारे सेल फ़ोन में नहीं आते। आपके घर के पास बहुत बड़े-बड़े एंटीनास लगे होते हैं मोबाइल के। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मोबाइल की, उनके एंटीनास जो आपके घर के पास या आपके शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे हुए हैं, वहाँ पे सिग्नल्स आते हैं सैटेलाइट से। सैटेलाइट्स वो सिग्नल्स जो है वो हमारे ये एंटीना जो हैं, जो बड़े-बड़े लगे हुए, ये उन सिग्नल्स को हमारे मोबाइल्स तक पहुँचाते हैं। तो सेल फ़ोन जो हैं, ये कैसे वर्क करते हैं? सेल फ़ोन रिसीवर वर्क्स आउट द एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन ऑफ इट्स लोकेशन। द इस सिस्टम के ज़रिए, जीपीएस के ज़रिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के ज़रिए ना कि हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, बल्कि हम जो है वो मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने जाना है, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने सैर करने के लिए लाहौर जाना है, आपने बादशाही मस्जिद जाना है, या आपने जो है वो अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप यहीं पे अपने शहर में बैठ के जिस जगह पे मौजूद हैं, आप लिखेंगे कि बादशाही मॉस्क इन लाहौर। तो सर्च करेंगे, उसकी लोकेशन आ जाएगी। आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से अपनी लोकेशन ऑन करके ईज़िली उस तक मूव कर जाएँगे। और ये कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो किसी को ना पता हो, आपको भी पता है, तो हम इसका इस्तेमाल जो है वो अच्छा-सा करें। जी, उसके बाद है डू यू नो में एन एरोप्लेन पायलट सेलर जो कश्तियाँ चलाते हैं, और अ डेज़र्ट हाइकर can now use a pocket-sized instrument or cell phone to find his position on the earth with 10 मीटर accuracy। तो 10 मीटर, बल्कि इससे भी कम एक्यूरेसी, उनके 2 मीटर एक्यूरेसी तो हम शहर में आम तौर पे हमें मिल जाती है।
तो 10 मीटर एक्यूरेसी अगर कोई सेलर जो है वो समुद्र में मौजूद है, उसको रास्ते का पता नहीं चल रहा, अपने मोबाइल से ही अपनी पोजीशन देख सकते हैं। या एरोप्लेन में जो पायलट हैं, वो पायलट अपने इंस्ट्रूमेंट्स, जो पॉकेट साइज़ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके ज़रिए बड़ा करेक्टली एक्यूरेसी के साथ देख सकते हैं कि इस वक्त ज़मीन के कौन से हिस्से पे मौजूद हैं। कोई रेगिस्तान में, कोई डेज़र्ट हाइकर जो होते हैं, जो डेज़र्ट में सैर करने जाते हैं, तो ये हाइकर्स जो लोग हैं वो भी अपनी पोजीशन देख सकते हैं। कोई डेज़र्ट्स में पोजीशन का, लोकेशन का कोई ज़्यादा पता नहीं चलता, तो फिर वो जीपीएस के ज़रिए अपनी लोकेशन जो है वो ट्रेस आउट कर लेते हैं। अब की माइलस्टोन्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी की एक एंड पे एक चार्ट दिया हुआ है, वो हमारे सामने भी मौजूद है। मैं एक दफ़ा आपको आपके सामने बता भी देता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले ये हुआ कि 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 सोवियत यूनियन ने स्पेस में भेजा। सबसे पहली लॉन्च ये थी। दूसरी लॉन्च ये थी कि 31 जनवरी 1958 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लॉन्च किया एक्सप्लोरर 1। ये भी उनके जो है वो सैटेलाइट का नाम है एक्सप्लोरर 1, और स्पुतनिक 1 भी उनकी सैटेलाइट का नाम है। एक्चुअली स्पुतनिक 1 और ये स्पेस शिप थे जो कि ये स्पेस में भेज रहे थे। नंबर 3 पे हम देखते हैं 12 अप्रैल 1961 में सोवियत यूनियन ने एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन वो पहले ह्यूमन बीइंग थे जो कि स्पेस में गए। इससे पहले आपने इसी चैप्टर में पढ़ा कि एक डॉग को स्पेस में भेजा था रशिया ने 1957 में। तो जो पहला इंसान गया उसका नाम है यूरी गागरिन, ये आपने नाम याद भी रखना है। उसके बाद नंबर 4 पे लिखा है कि 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये पहले इंसान हैं जिन्होंने चाँद के ऊपर जो है वो एक मिशन था जिसका नाम है अपोलो 11। अपोलो 11 मिशन के साथ ये स्पेस में पहुँचे। उसके बाद नेक्स्ट में देखें कि नंबर 5 पे है मार्च 1994। इसमें जीपीएस जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया और इसको बनाया गया में भी पब्लिकली तो इस वक्त आया, लेकिन शायद ये इससे पहले बन चुका था। 20 नवंबर 1958 ये आईएसएस जो है वो लॉन्च किया गया स्पेस के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फर्स्ट पीस ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च किया गया स्पेस के अंदर। इसके बाद जो लास्ट में नंबर 7 पे है अगस्त 6, 2012। इसमें 2012 में सबसे पहले जो है एक ज़मीन से एक रोबोटिक रोवर जो है वो भेजा गया मार्स के ऊपर। नाम उसका था क्यूरियोसिटी। तो ये क्यूरियोसिटी जो है ये सबसे पहले इट वाज लॉन्च्ड ऑन द 26 नवंबर 2011। फिर ये 6 अगस्त 2012 को ये मार्स के ऊपर गया और मार्स के ऊपर एनवायरनमेंट को इसने स्टडी किया। तो लास्टली देखें कि हमारे पास ये टीचर के लिए कुछ नोट्स हैं। तमाम टीचर्स रात आपने कोशिश ये करनी है कि मॉडल्स और वीडियोस के ज़रिए जो है वो बच्चों को स्पेस साइंस के बारे में पढ़ाएं, ताकि इनमें क्यूरियोसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आने वाले दिनों में यही बच्चे जो है वो हमारे मायनाज जो है वो स्पेस साइंटिस्ट बने। हमारी जो स्टडीज़ है ना स्पेस साइंस की, इनके लिए एक मशवरा आपके लिए ये है कि आप इसको इंटरैक्टिव बनाइए, रोल प्ले करवाइए, बच्चों से छोटे छोटे सैटेलाइट्स बनवाएं, बच्चों से सोलर सिस्टम बनाएं, इनको कॉन्सेप्ट इनको समझाएं और कोशिश करें कि सिंपल वोकेबलरी का यूज़ करके हम जो है वो बच्चों को स्पेस साइंस के बारे में कुछ समझाएं। असेसमेंट टिप्स में ड्राइंग एक्टिविटी करवाएं और एक हम जो है वो ये कर सकते हैं कि स्पेस में यूज़ होने वाले रॉकेट्स और स्पेस शटल्स और रॉकेट लॉन्चर्स जो है ना वो हम बच्चों से बनवा सकते हैं। बच्चों को है कि ये आपने गत्ते से, कागज़ से, प्लास्टिक की बोतलों को इस्तेमाल करके आपने बनाने हैं। और बिलीव मी, अगर आप इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकली ये चीज़ें बनाएं, तो बहुत सारे बच्चे इस बात पे मुतजस्सिस होते हैं, इस बात को वो बड़ा समझें कि उनके दिल में शौक़ होता है कि वो आने वाले दिनों में स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे और स्पेस में जाएंगे। बहुत सारी जो है वो तजर्बात करेंगे वहाँ पे जाके। तो ये डिपेंड करता है कि हम जो है उनके इस शौक़ को कितना पानी देते हैं। अगर हम दबा देंगे शौक़ को, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि नहीं बेटा आपसे नहीं होगा।
आप नहीं कर सकते। आपने देखा, अपनी तरफ देखा है और बातें देखो कैसे कर रहे हो। मुख्तलिफ़ तरह की बातें मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हमें जो है वो बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर करना चाहिए कि अगर आग में से कोई बच्चा स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेस साइंस की बहुत कमी है, आने वाले दिनों में ये कमी पूरी करेंगे यही बच्चे। तो ये हम थोड़ा-सा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ आएँ। एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाएँ, उसमें से जो है बहुत सारे मॉडल्स बनवाएँ। हम उनकी प्रैक्टिस ऐसी कराएँ कि उनको जो है वो स्पेस जो है स्पेस साइंस वो कोई ख़याली बातें ना लगें। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो हैं समझ आ चुकी होंगी और जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, कोशिश कीजिए उस कॉन्सेप्ट्स को टीचर जो हैं वो बच्चों को कवर करवाएँ। और जो चीज़ें हम क्लियर नहीं कर सके या आपको अभी कुछ और भी क्यूरियोसिटी होगी, वो बुक के अंदर भी मौजूद है, हम इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।